हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम लोग वेल्थ क्रिएशन के बारे में सबसे बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे समझेंगे। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग के बारे में जानने से पहले ये सभी चीज़ों को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर वेल्थ क्रिएशन हो गया या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम हो गया और रिटायरमेंट हो गया, ये सारी चीज़ों को समझना ज़रूरी है कि ये क्या चीज़ें हैं और ये ज़रूरी क्यों है, कब तक, किस एज तक हमें फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करनी है, किस एज तक हमें रिटायरमेंट लेनी है। ठीक है, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब यार देखो, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन्वेस्टिंग करने से पहले आपको ये छोटी-छोटी चीज़ों को समझना ज़रूरी है, तभी आप लोग आगे बढ़ पाओगे अच्छी तरह से। अचानक ऐसा नहीं करना है कि किसी से पूछ लिया कि यार किस चीज़ में पैसे लगाएँ? तो भाई हाँ, ये स्टॉक में पैसे लगा दो और पैसे लगाकर बर्बाद हो जाओ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सभी चीज़ों को जो भी कर रहे हो यार शिद्दत से करो, ठीक है? तो एकदम अच्छी तरीके से आपको समझने की ज़रूरत है। चलो अभी मैं आपको बेसिक से सारी चीज़ों को समझाता हूँ, ठीक है? पहले हम लोग जानेंगे एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम, ठीक है? यहाँ पर लिख देते हैं पहले एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, ठीक है? ये होता क्या है? ये अब मैं आपको बताता हूँ। हो सके तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, बेसिक से शुरू कर रहे हैं तो ये जानना ज़रूरी है। एक्टिव इनकम में करना क्या होता है हमें कि हमें मतलब टाइम देना पड़ता है किसी चीज़ को करने के लिए और उस पर जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना हमें इनकम होगी। मतलब हमें कुछ न कुछ काम करना पड़े एक्टिवली, तब जाकर हमें पैसे मिलते हैं, तो वो हो गया एक्टिव इनकम, ठीक है? अब यार पैसिव इनकम में क्या है कि पैसिव इनकम में काम तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है? ऐसा कोई भी काम नहीं है जहाँ पर आपको बिना कुछ किए पैसे मिल जाए, ठीक है? तो पैसिव इनकम में काम तो करना होगा, लेकिन ज़्यादा नहीं, 10%, 20%, 30% इस तरह से मुश्किल से करना पड़ता है, ठीक है? इससे कम भी हो सकता है। अब यहाँ पर थोड़ा-सा आपको टाइम देना पड़ेगा पैसिव इनकम में शुरू में, और उसके बाद ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी पैसिव इनकम के ऑप्शन में इतना ही काम करना पड़ता है, 10%, 20%, 30%। किसी में कुछ कम भी करना पड़ सकता है, थोड़ा-सा ज़्यादा भी करना पड़ सकता है, लेकिन बाकी आगे चलकर आप लोग उसको एन्जॉय करते हो, ठीक है? देखो, पैसिव इनकम में करना क्या होता है कि आपको एक्टिवली कुछ भी काम नहीं करना होता है, आपके लिए आपका पैसा काम करता है, ठीक है? और आपको सोते हुए भी पैसे आते रहेंगे। अब कहीं पे भी घूमने चले जाओ, आपको पैसे आते रहेंगे, ठीक है? आप कुछ भी कर रहे हो, अपनी फैमिली के साथ वैकेशन पे चले गए, एन्जॉय कर रहे हो और यहाँ पर आपको इनकम होती है, ठीक है? लेकिन एक्टिव इनकम में क्या है कि आप कहीं पे काम करते हो, आपका बॉस आकर खूब सुनाता है, अगर आपने छुट्टी माँगी तो बहुत ज़्यादा सुना दिया, ठीक है? तब जाकर मुश्किल से छुट्टी मिली और आपकी पगार से तो पैसे कटेंगे ही, ठीक है? अगर आपने मतलब छुट्टी ले लिया, तो वो तो पैसा आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है? नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या ऐसा कुछ भी बंधन नहीं है, यहाँ पर आपको पैसे मिल रहे हैं, आपको जो मन कर रहा है वो कर रहे हो और यहाँ पर आपके पैसे फिर भी आते जा रहे हैं, ठीक है? तो अब आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग एक्टिव इनकम करना चाहते हो या पैसिव इनकम करना चाहते हो? ये आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर से बताना, दोनों में से कौन ज़्यादा बेटर आपको लग रही है, ठीक है? आसान कौन है करना, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आसान है एक्टिव इनकम करना, ठीक है? क्योंकि आपको उसके लिए कोई मतलब बहुत ही ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किसी के यहाँ जाकर भी आप काम कर सकते हो या फिर अपना खुद का दुकान खोल दिए, तो वो हो गया एक्टिव इनकम। आप उस पे टाइम दे रहे हो, तो वहाँ पर आपको काम करना पड़ रहा है और उसके बदले में आपकी इनकम हो रही है, तो वो एक्टिव इनकम आसान होती है, ठीक है? लेकिन पैसिव इनकम थोड़ी-सी हार्ड होती है, थोड़ा-सा यहाँ पर दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है बस, ठीक है? फिज़िकली यहाँ पर उतनी ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस मेंटली आपको प्रिपेयर रहना होता है, ठीक है? एंड यहाँ पर थोड़ा-सा बस काम करना होता है, उसके बाद यहाँ पर पैसे आपको मिलते रहेंगे, ठीक है? अब डिपेंड करता है कितने मिलेंगे, आपने काम कैसा किया, ठीक है? पैसिव इनकम में आपको एक ऐसा एसेट बनाना लेना होता है, एसेट का मतलब है संपत्ति, ठीक है? तो ऐसा एसेट आपको बना लेना होता है कि जिससे आपकी मनी आती रहे, ठीक है? मनी आती रहे और आप एन्जॉय करते रहो उससे, ठीक है? आपके घर के खर्चे निकलते रहें, मंथली एक्सपेंसेस जो हैं वो निकलते रहें, आपको अलग से कोई काम करने की ज़रूरत ना पड़े, वो होती है पैसिव इनकम। तो यार ये ज़रूरी क्यों होता है, ये अब हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है? पैसिव इनकम ज़रूरी क्यों है? क्योंकि देखो गाइज, यहाँ पर आपको मैं एक बहुत ही पॉपुलर ऑथर हैं जिनका नेम है रॉबर्ट टी कियोसाकी, ठीक है? रॉबर्ट टी
कियोसाकी, ठीक है। ये जो ऑथर हैं ये बहुत ही फेमस ऑथर हैं, जैपनीज ऑथर है शायद, हाँ जैपनीज है और अमेरिकन भी हैं, अमेरिका में रहते थे ये, ठीक है। तो ये जो है ऑथर, इनके बारे में आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हो। इन्होंने बहुत ज़्यादा बुक्स लिखे हैं, जैसे कैश फ्लो क्वाड्रेंट हो गया एंड रिच डैड पुअर डैड, फिर इफ़ यू वांट टू बिकम रिच डोंट गो टू स्कूल, ठीक है। इफ़ यू वांट टू बिकम रिच एंड हैप्पी डोंट गो टू स्कूल, ये भी इनका किताब है। बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखे हुए हैं फाइनेंस से रिलेटेड, ठीक है। और बेसिकली इन्वेस्टिंग से रिलेटेड इन्होंने ज़्यादा मतलब ध्यान दिया है, उन पे ज़्यादा इन्होंने बुक्स लिखे हैं, ठीक है। तो उसमें एक पॉपुलर बुक है इनका, रिच डैड पुअर डैड, शायद आप लोगों ने इसका नाम सुना ही होगा, ठीक है। तो अब देखो, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप ये बुक को पढ़ सकते हो, ठीक है। रिच डैड पुअर डैड, ये बहुत ही फेमस बुक है, मैंने भी पढ़ा है, ठीक है। तो आप ये बुक को एक बार ज़रूर से पढ़ लेना अगर आप लोग इन्वेस्टिंग की दुनिया में कदम रख रहे हो तो, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही मस्त किताब है और इसमें जो ऑथर हैं वो बताते हैं अपने रिच डैड एंड पुअर डैड के बीच, जो कि एक एक्टिव इनकम वाला बंदा होता है, एक पैसिव इनकम वाला बंदा होता है। जो इनके रिच डैड होते हैं वो एसेट क्रिएट करते हैं और ये जो है ये लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं। लाइबिलिटी का मतलब होता है, मतलब क्या बोले यार हिंदी वर्ड भूल गया हूँ इसका। तो लाइबिलिटी का मतलब होता है जो डेब्ट है, जो एक कर्ज की तरह होता है, ठीक है। कि जिस पे हमें, जैसे हमने एक कार खरीद ली, ठीक है, ईएमआई पर, और उसमें हमें किस्त देने पड़ रहे हैं, उससे हमें कुछ भी पैसे नहीं आ रहे, तो ये हमारे लिए जो कार है ये एक लाइबिलिटी हो गई। अब एसेट की बात करें तो एसेट में अगर हम लोग यही कार को खरीद कर रेंट में दे दें, जो ओला उबर चलती हैं उन्हें दे दें रेंट में, तो ये वो कार जो है वो हमारी एसेट हो गई, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि आप लोगों को एसेट क्रिएट करना है, ना कि लाइबिलिटी क्रिएट करना है। एक चीज़ और इन्होंने अपनी बुक में बताई है कि अगर आप सोते हुए पैसे कमाने का कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा एसेट नहीं ढूंढ लेते हो तो आपको मरते दम तक पैसे कमाने पड़ेंगे। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है गाइज, यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ, ठीक है। और इसी के माध्यम से आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी समझ में आएंगी, ठीक है। आप लोग ध्यान से समझना, ठीक है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम में आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी पहले, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं। यार बोर मत होना, मैं बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को बोर लगे वीडियो देखकर तो यार कमेंट कर देना, फिर मैं इसे मॉडिफाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो देखो, फाइनेंशियल फ्रीडम किसे कहते हैं, मतलब अपनी ज़िंदगी में फाइनेंस से रिलेटेड आपको आज़ादी मिल जाए, ठीक है। अब ये कैसे मिलेगी, ये तभी मिल सकती है जब आपके पास अथाह पैसा हो, आपके पास एसेट ऐसे कुछ बने हुए हैं जिनके माध्यम से आपको पैसिव इनकम आती रहे और उसके लिए आपको एक्टिवली कुछ भी काम ना करना पड़े। एंड पैसिव इनकम से ही आपकी उतने पैसे आ जा रही है जितने कि मतलब आपके जो भी खर्चे हैं, मंथली एक्सपेंसेज हैं, या फिर आप जो भी एंजॉय करना चाहते हो, कहीं पे घूमना फिरना चाहते हो, कोई भी लग्जरी आइटम्स खरीदना चाहते हो, तो उसके लिए आपको मतलब कहीं पे भी मेहनत करने की या फिर कर्ज लेने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। कर्ज लेने की ज़रूरत ना पड़े अपने लाइफ को एंजॉय करने के लिए। तो ऐसे में कहा जाता है कि हाँ, वो बंदा फाइनेंशियली फ्री है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी में। अगर आप लोग फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं करते हो वक्त से पहले तो आपको मरते दम तक पैसे कमाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यार देखो, अगर आप काम करोगे ही नहीं तो आपको पैसे नहीं मिलेगा, ठीक है। एक्टिव इनकम का ये जो फॉर्मूला है ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब पैसिव इनकम का अगर आपने कोई ऐसा एसेट क्रिएट कर लिया है तो फिर आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अर्ली एज में अगर आप रिटायर हो जाते हो, एज भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर आपने फाइनेंशियल फ्रीडम भी हासिल किया है लेकिन उसकी जो एज है वो 60 टू 70 ईयर्स हो गई है, ठीक है। 60 टू 70 ईयर्स हो गई है, तब यहाँ पर पैसे तो आपके पास बहुत ज़्यादा हैं लेकिन आप अपने पैसे को एंजॉय कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। उस वक्त ऐसी उम्र रहेगी कि आराम करना पड़ेगा आपको, तो उस वक्त बुढ़ापे में एंजॉय नहीं कर पाओगे। लेकिन यही अगर आप लोग यहाँ पर 60-70 की जगह यहाँ पर अप्रोक्स 30 से 40, ठीक है, कम रहे तो और भी अच्छा होगा, 30 टू 40 ईयर्स तक अगर आपने फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल कर ली है, तब यहाँ पर आप अपनी लाइफ को बिल्कुल एंजॉय कर पाओगे। 30-40 की उम्र में आपको जो लग्जरी आइटम्स खरीदने होंगे या फिर आपको वैकेशन पे घूमने जाना है फैमिलीज के साथ तो वो भी कर सकोगे, ठीक है। तो ये एज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कम एज में हम लोग फाइनेंशियली फ्री हो जाए, फ्रीडम रिटायरमेंट ले लें, ठीक है।
वो वाली रिटायरमेंट नहीं जो सरकारी नौकरी में रिटायरमेंट लोग लेते हैं, तो वो वाली रिटायरमेंट की बात नहीं करो, यहाँ पर रिटायरमेंट कर रहे हैं फाइनेंशियली, ठीक है। तो यहाँ पर एज बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अब यार इतना कम एज में हम लोग फाइनेंशियली रिटायर कैसे हो सकते हैं भाई? हमारे इंडिया में एवरेज जो पर्सन है वो लोग मतलब लगभग 25 साल 30 साल लगभग हो ही जाते हैं कि ऐसे ही बैठे रहते हैं बेरोजगार नौकरी की तलाश में, ठीक है। अब भाई देखो, नौकरी की तलाश में गवर्नमेंट की आशा में रहोगे तो ऐसे ही बैठे रह जाओगे, है ना। तो आपको ऐसा सोच कर नहीं चला, नौकरी की तैयारी करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ किसी को, या फिर मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं करो, ठीक है, करो यार, ये आपकी मर्जी है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप कोई ऐसे ऑप्शंस एक्स्ट्रा ढूंढ सकते हो पार्ट टाइम में, जिसके माध्यम से आपकी कुछ पार्ट टाइम इनकम होती रहे, ठीक है, पार्ट टाइम इनकम होती रहे। अब यार इसके रिगार्डिंग आपको ये तो मैं क्लियरली नहीं बता सकता कि यार आपको कौन कौन सा काम करना चाहिए पार्ट टाइम में। ऐसे शॉर्टकट में आपको मैं बता देता हूँ, पार्ट टाइम में से बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे आप टीचिंग कर सकते हो स्टूडेंट्स को, आप अगर 10th में हो तो 1 फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये सारे स्टैंडर्ड के बच्चों को सिखा सकते हो, पढ़ा सकते हो, ठीक है। एंड अगर आपने हायर एजुकेशन ले ली है तो आप हायर एजुकेशन दे भी सकते हो, 10th 11th 12th इन लोगों को सिखा सकते हो, पढ़ा सकते हो और उससे इनकम जनरेट कर सकते हो। और सिर्फ टीचिंग ही नहीं, यहाँ पर आप सभी को अब इंटरनेट में बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। लोग आजकल देखो यार रील्स बना बना करके इतने ज़्यादा फेमस हो गए कि आजकल फिल्म बनाने लगे, है ना। तो भाई देखो, देसी लैंग्वेज में बोलूँगा, ठीक है, लैंग्वेज पे मत जाना कभी, कुछ मतलब लैंग्वेज के लिए लगे कि यार मतलब देसी भाषा में बोल रहा है तो उसके लिए उतना मत सोचने जाना, ठीक है। मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ और मैं यहाँ पर कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ इन्वेस्टिंग की, ठीक है। तो देखो भाई, यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आजकल इंटरनेट भी इतनी ज़्यादा फ्री हो गई है कि यार इंटरनेट भी आपके पास बहुत ज़्यादा होते हैं, तो फालतू के रील्स देखने में टाइम वेस्ट ना करो, आप कुछ सीख लो यार। यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा फ्री में चीज़ें अवेलेबल हैं जिनको देखकर आप फ्रीलांसिंग सीख सकते हो, ठीक है, फ्रीलांसिंग सीख सकते हो, ऐप डेवलपमेंट का काम सीख सकते हो, वेब डेवलपमेंट का काम सीख सकते हो, साथ ही साथ यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हो मेरी तरह, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये मैंने कुछ छोटे मोटे ऑप्शंस बताए, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ब्लॉग बना सकते हो, वेबसाइट्स बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप उनके माध्यम से पार्ट टाइम इनकम कर सकते हो। अगर ये चीज़ों में अगर आपने बहुत ज़्यादा मुकाम हासिल कर ली तो यार पार्ट टाइम इनकम नहीं, आगे चलकर आपकी फुल टाइम करियर भी बन सकती है, ठीक है। तो ऐसे भी होते हैं, ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने लॉकडाउन के वक्त मतलब स्टार्ट किया था काम यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाना या फिर फ्रीलांसिंग वगैरह, और अब लॉकडाउन ख़त्म हो जाने के बाद उनका फुल टाइम करियर बन चुका है, ठीक है। तो ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, पढ़ाई करो, कर रहे हो तो ठीक है करो, लेकिन थोड़ी सी टाइम निकाल करके पार्ट टाइम में ध्यान दो। अगर आपको फिजिकली कुछ काम करना है पार्ट टाइम में तो वो भी कर सकते हो, और अगर आपको डिजिटली काम करना है, डिजिटली चीज़ें सीखनी है तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे काम हैं और वो काम को करके आप कुछ ना कुछ इनकम जनरेट कर सकते हो। बात करें अमेरिकन लोगों की, तो यार वो लोग यहाँ पर 13 से लेकर 13 साल की उम्र से लेकर 15 साल की उम्र तक ही यहाँ पर ये लोग काम धंधा स्टार्ट कर देते हैं, अपना इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब यार उन लोगों के पास पैसा कहाँ से आता है? क्या माता पिता देते हैं? ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी हमारे टाइम के लोग 13 से 15 की बात क्या करें यार, 20 से 25 की जो उम्र है लोगों की, 20 से 25 साल की उम्र में लोगों का जो उम्र है वो निकल जाता है गुटखा खाते खाते, ठीक है। ये रियलिटी बता दे रहा हूँ, ऐसा होता है, ठीक है। तो अब उन लोगों का कर भी क्या सकते हैं, ठीक है। तो यार ऐसा नहीं करना डेली यार। उन लोगों की अगर बात करें तो डेली वो लोग कम से कम 10 रुपये का गुटखा खा जाते होंगे यार। मंथली अगर बात करें तो 300 रुपये का मंथली यहाँ पर मतलब खर्चे कर रहे हैं सिर्फ गुटखा में। फ़ायदा तो कुछ हो नहीं रहा। बाकी वो लोग अगर यहाँ पर दारू पीते हैं, सिगरेट बीड़ी पीते हैं तो उनका खर्चा और अलग ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पर फालतू के खर्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन यही 300 अगर आप लोग कहीं पर इन्वेस्ट कर देते हो सिंपल सा कोई इंडेक्स फंड में भी मंथली एसआईपी करके 300 का, तो वो काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए और लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। अभी मैं आपको वो भी बताऊंगा कि कैसे आपको वेल्थ क्रिएशन में कितना फ़ायदा हो सकता है, कैसे आप लोग मंथली 100 रुपये लगाकर या फिर मंथली 10,000 लगाकर करोड़ों रुपए अर्न कर सकते हो, ठीक है।
वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बस वीडियो के साथ बने रहो। बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो गई है, लेकिन मुझे अच्छी तरह से समझाना है, इसलिए टाइम में ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कम एज से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना, ठीक है। अब इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने के लिए आपके पास पैसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो पैसे के लिए आपको क्या करना है, पार्ट टाइम इनकम करनी है, वो भी मैंने आपको बता दिया। यार आपको कैसे पैसा अर्न करना है ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इतना कौन बताएगा भाई कि मतलब कहाँ से पैसा लाना है इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। बाकी आप लोग काम कर रहे हो तो पहले उस काम पे ध्यान दो जो कि आपका काम चल रहा है, ठीक है। और उसके माध्यम से अपनी इनकम बढ़ाओ, ठीक है। इनकम बढ़ाने के बाद आप यहाँ पर इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब इन्वेस्टिंग करने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। चलो एक एक करके हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। बाकी डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ये सारे ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा। अभी बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो सकती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर इन्वेस्टिंग करने के लिए आप डायरेक्ट एफडी कर सकते हो। एफडी का ऑप्शन है, एफडी है, आरडी है। एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट, आरडी रिकरिंग डिपॉजिट। एंड फिर यहाँ पर बॉन्ड्स हैं। बॉन्ड्स के भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। सभी के बारे में आपको मैं समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियोज़ में, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, अभी बताने लगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड के अंदर ही इंडेक्स फंड आ जाती है। इक्विटी है, यानी कि स्टॉक, ठीक है। इक्विटी हो गया। फिर यहाँ पर हो गया पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। सातवां हो गया एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, ठीक है। एंड और भी हो गया रियल एस्टेट, ठीक है। रियल एस्टेट। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, 8 ऑप्शंस तो अभी मैंने तुरंत से बता दिया। ऐसे और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। जैसे गोल्ड, गोल्ड एक फेमस है, हम तो भूल ही गए थे, ठीक है। गोल्ड में भी आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं इन्वेस्टिंग करने के लिए, ठीक है। अब इनमें जो चीज़ें हैं वो आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर रिस्क एंड रिवॉर्ड की बात करें तो एफडी में रिस्क एकदम लो है, लेकिन रिवॉर्ड्स उतने कुछ खास नहीं है, ठीक है। फिर आरडी में भी वैसा ही कुछ है। बॉन्ड्स में भी थोड़ी सी रिस्क यहाँ पर है, लेकिन रिवॉर्ड्स की बात करें तो रिवॉर्ड्स एफडी से ठीक है, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स में बात करें तो इससे रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन रिवॉर्ड्स भी ठीक ठाक है, ठीक है। इक्विटी की बात करें तो म्यूचुअल फंड से भी ज़्यादा रिस्क है इक्विटी के अंदर, लेकिन रिवॉर्ड की बात करें तो रिवॉर्ड भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। पीपीएफ एनपीएस की भी बात करें तो वहाँ पर भी रिस्क थोड़ा कम होगा, रिवॉर्ड्स ज़्यादा होगा। तो डिपेंड करता है रिस्क एंड रिवॉर्ड पर, ठीक है। अगर रिस्क आपकी काफ़ी ज़्यादा है तो रिवॉर्ड्स भी काफ़ी ज़्यादा मिल सकते हैं। और अगर आपने रिस्क काफ़ी कम लिया है तो रिवॉर्ड्स की भी आपको उम्मीद ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। फिर यहाँ पर रियल एस्टेट में भी रिस्क बहुत ही कम होता है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा चीज़ ये है, ये सबसे अच्छा इन्वेस्टिंग का ऑप्शन मुझे लगता है, ठीक है। रियल एस्टेट, रियल एस्टेट कहने का मतलब है ज़मीन की खरीदारी, ठीक है। ज़मीन खरीद कर बेचना हो गया, या फिर खरीद कर रेंट पे देना हो गया, घर खरीद कर रेंट पे दे दो, तो वो रियल एस्टेट के अंदर आता है। तो रियल एस्टेट में क्या है कि रिस्क कम है, लेकिन रिवॉर्ड काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपने देखा होगा, आप अगर गांव से हो तो आपको पता होगा कि आपकी जो दादा दादी लोग खरीदे होंगे ज़मीन 10,000 रुपये कट्ठा, हमारे बिहार झारखंड में कट्ठा पर चलता है, ठीक है, ज़मीन। तो अगर 10,000 रुपये कट्ठा खरीदे थे तो अभी उस ज़मीन का भाव मतलब 10-15 साल पहले, 20 साल पहले अगर 10,000 रुपये कट्ठा खरीदे होंगे तो अभी उस ज़मीन का भाव हो गया होगा 5 लाख, 10 लाख, डिपेंड करता है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। अगर फिर भी वहाँ पर रोड भी नहीं बनी है, फिर भी उस ज़मीन का प्राइस 1 लाख, 2 लाख रुपए कम से कम ज़रूर हो गई होगी। तो रिस्क यहाँ पर कुछ भी नहीं पड़ी। अपनी ज़मीन में अपना फसल भी उपजाया, या फिर घर बनाकर वहाँ पर रेंट भी लगा दिया, तो रेंट से इनकम हो रही है। साथ ही साथ यहाँ पर ज़मीन का भाव बढ़ गया तो उसमें अलग से फ़ायदा होगा। तो रिटर्न तो यहाँ पर आप सभी को बहुत ज़्यादा मिल जाएगी, ठीक है। 10%, 15% की बात नहीं है, यहाँ पर आप सभी को हज़ारों % के रिटर्न मिल जाएंगे एकदम तुरंत से। और रिस्क भी काफ़ी कम है, लेकिन ज़मीन को खरीदने के बाद तुरंत से नहीं बेचना है, कुछ सालों तक वेट करना है, ठीक है। और नहीं बेचोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रेंट में लगा दोगे तो आपकी रेंटल इनकम भी आएगी। फिर गोल्ड भी इन्वेस्टमेंट का ठीक ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर रिस्क थोड़ी सी कम है, लेकिन रिवॉर्ड भी आपको उसी के हिसाब से मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं इन्वेस्टिंग के ऑप्शंस कुछ, एंड इनमें आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की एडवाइस मैं नहीं दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ठीक है। मैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि ये सारे जो ऑप्शंस है इनमें आप लोग इन्वेस्ट करो, ठीक है। जो भी हमने प्रोडक्ट्स के बारे में बात की, एफडी, आरडी, म्यूचुअल फंड, इक्विटी, पीपीएफ, एनपीएस जो भी है, तो इन चीज़ों पर अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद लगे कि हाँ मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ये मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है।
आपको अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको अपनी फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करनी है या फिर खुद से रिसर्च करनी है कि क्या होता है, क्या रिस्क है, क्या रिवॉर्ड है, आपको क्या फ़ायदे मिल सकते हैं यहाँ पर, क्या नुकसान हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझनी है, तभी जाकर किसी चीज़ में इन्वेस्ट करनी है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको कोई कॉल नहीं दे रहा हूँ कि आप इसे खरीद लो, ठीक है। अब चलो यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन कैलकुलेटर के अंदर लेकर आता हूँ एंड इसमें आप सभी को मैं सारी चीज़ें समझाऊँगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ये है एसआईपी कैलकुलेटर। एसआईपी का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो कि सिस्टम के थ्रू इन्वेस्ट किया जाता हो, ठीक है, उसे कहते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है। देखो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में क्या होता है कि यहाँ पर आपको मतलब एक अमाउंट सेलेक्ट करना होता है कि हाँ मैं मंथली 100 रुपये जमा करूँगा। ये यहाँ पर जो कैलकुलेटर हमने ओपन किया हुआ है ये स्टॉक मार्केट का है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट के हिसाब से कैलकुलेटर पर अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आप सभी को एसआईपी में अमाउंट फिक्स करके डालने होते हैं कि यहाँ पर मैं इतना अमाउंट डालूंगा मंथली एंड उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से 100 रुपये मंथली कटते जाएंगे एंड यहाँ पर आपकी म्यूचुअल फंड्स या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट होते जाते हैं, ठीक है। आपको एक्टिवली नहीं करने की ज़रूरत होती है कुछ भी इन्वेस्टिंग। तो ये होता है एसआईपी, ठीक है। मार्केट का जो भी कंडीशन हो, मार्केट बुल में है या फिर बियर में है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका जो पैसा है वो सभी प्रकार के मार्केट में इन्वेस्ट होते रहेगा ऑटोमेटिकली मंथली, ठीक है। तो ये एसआईपी करना होता है एंड उसके बाद ये होता है, ये यहाँ पर एक है लमसम, ठीक है। लमसम क्या होता है, लमसम के अंदर आपको एक बार में पैसे इन्वेस्ट करना होता है, लेकिन लमसम में क्या होता है कि अगर आप एसआईपी 100 रुपये से कर रहे हो तो वहाँ पर लमसम में आपको एक बार में 100 रुपये इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बोलेगा, 5,000 10,000 इस प्रकार से लमसम के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग एसआईपी का यूज करते हैं जिनके पास पैसे की कमी है, ठीक है। लमसम के अंदर अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। लमसम भी ऐसे बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर मार्केट जब बियर मार्केट होती है, मतलब शेयर मार्केट अगर गिरी हुई है तो उस वक्त अगर लमसम में 10,000 डाल दिया तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन हमेशा जब मार्केट गिरे तब उस वक्त आपके पास पैसे भी होने चाहिए। और एसआईपी में क्या है कि आपको मंथली 100 200 500 हज़ार जितना देना है अपनी मतलब शक्ति के हिसाब से एसआईपी कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पर दोनों के बीच डिफरेंस। लेकिन एसआईपी में क्या होता है कि मार्केट कभी मतलब 30 तारीख का महीना आया और उस वक्त आपको पैसे देने हैं, आपके अकाउंट से कटने वाले हैं, लेकिन उस वक्त जो मार्केट है वो काफ़ी ऊपर में है तो ऊपर में ही आपके पैसे लगेंगे, मतलब हाई प्राइस में खरीदाएंगे। एंड उसके बाद नेक्स्ट टाइम जो मार्केट है वो गिरे हुए तो उस वक्त गिरे हुए मार्केट में आपके पैसे लगेंगे तो अच्छा होगा। तो कभी अच्छा कभी बुरा, कभी अच्छा कभी बुरा समय में आपके पैसे इन्वेस्ट होंगे और ओवरऑल यहाँ पर एवरेज अगर देखा जाए तो रिटर्न अच्छा ही बनता है, ठीक है। अब ये मैं क्लियरली नहीं कर रहा हूँ, ये मार्केट है बॉस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने प्रचार भी देखा होगा, इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग, ठीक है। तो चलो यहाँ पर अभी हम लोग कैलकुलेटर पर देखेंगे। तो देखो गाइज यहाँ पर हमने एसआईपी कैलकुलेटर ओपन किया हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पर अब देखो यहाँ पर मंथली इन्वेस्टमेंट के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे अभी हमने पार्ट टाइम इनकम की बात की थी, तो पार्ट टाइम इनकम के थ्रू अगर आपने यहाँ पर आपकी एज अप्रोक्स हम लोग मानकर चलते हैं कि लगभग 20 साल के हो आप, ठीक है। 18 साल नहीं, 20 साल के हो आप एज। एंड यहाँ पर आपने जो मैं अभी बात करता पार्ट टाइम इनकम की, उसके थ्रू अगर आप मंथली कम से कम 10,000 अर्न कर ले रहे हो तो यहाँ पर उसके हिसाब से हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और 10,000 की अगर आप मंथली अर्निंग कर रहे हो तो ऐसे में अगर आपकी एज कम है तो घर वाले खर्चे चला ही दे रहे हैं आपका, ठीक है। आपको तो एक्स्ट्रा खर्चा करने की ज़रूरत होगी नहीं, तो ऐसे में जो भी कमाई होगी वो आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 10,000 मंथली एसआईपी का अमाउंट रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 10,000, चलो एक आधा ही सैकड़ा, 1,000 10,000 10,000 यहाँ पर हम लोग मंथली एसआईपी कर रहे हैं, मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट यहाँ पर देखो पर एनम है, मतलब ईयरली यहाँ पर अगर हमें 12% का इंटरेस्ट मिल जाता है, रिटर्न मिल जाता है, इंटरेस्ट यहाँ पर ये नहीं है, ये रिटर्न है, ठीक है। इंटरेस्ट बैंकों में चलते हैं, ठीक है। अब देखो 12% से आप सभी को शायद लगेगा कि यार 12% कहाँ इंटरेस्ट मिलेगा, बैंक में तो 6% 7% 5% इस प्रकार से मिलते हैं। तो भाई देखो इसलिए मैं यहाँ पर बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं
स्टॉक मार्केट की बात करूँ, ठीक है, जिसमें यहाँ पर 12% मतलब आराम से आ जाते हैं, ठीक है, 12% कोई भारी चीज़ नहीं है। लेकिन फिर भी मेरी इतनी सी बात सुनकर आप लोग इन्वेस्ट करने मत चल जाना, ठीक है। यहाँ पर सारी चीज़ों को आपको समझना ज़रूरी है और आपको खुद से रिसर्च करना ज़रूरी है, क्योंकि 12% की जगह पे 0% भी हो जाता है, ठीक है। स्टॉक मार्केट में कुछ भी फिक्स नहीं होता है और पिछले रिटर्न्स को देखकर आगे की आप लोग भविष्यवाणी नहीं कर सकते हो कि आगे भी ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। तो देखो 12% यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट कर दिए पर एनम। एंड उसके बाद टाइम पीरियड 20 साल आपकी उम्र है, तो यहाँ पर 20 से 20 मतलब 40 साल की एज तक तो आप लोग इन्वेस्टिंग कर ही सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग 20 कर दें, 20 साल, ठीक है, तो आपकी एज 20 से यहाँ पर 20 प्लस हो गई, तो यहाँ पर हो गई 40 ईयर्स, आप हो गए 40 ईयर्स के और आपने 10,000 का मंथली इन्वेस्टमेंट किया, तो यहाँ पर ईयरली अगर देखा जाए तो 1,20,000 हुआ, ठीक है। अब 20 साल में आपने कितना इन्वेस्ट कर दिया? 24 लाख। देखो इन्वेस्टेड अमाउंट है 24 लाख, ठीक है। यहाँ पर 24 लाख आपने इन्वेस्ट तो किया है। अब देखो यहाँ पर ये एस्टिमेटेड रिटर्न्स क्या है, ये 75,91,000 कहाँ से आ गया, ठीक है। और टोटल जो वैल्यू है वो देखोगे तो यहाँ पर 91,91,479 रुपये, मतलब तकरीबन 1 करोड़ रुपए होने वाले हैं यार। सिर्फ ये 24 यहाँ पर ये आपने सिर्फ लगाया कितना, ये 24 लाख रुपए, ठीक है। 24 लाख में यहाँ पर 1 करोड़ अप्रोक्स बनना, क्या आपको लग रहा है कि क्या ये सही हो सकता है? आपको शायद मेरी बातें फेक लग रही होगी, लेकिन यहाँ पर देखो ये ऐसा क्यों हुआ, ये हुआ कंपाउंडिंग की वजह से। अब देखो यहाँ पर 99 लाख जो है, ये यहाँ पर 1 करोड़ होने में भी ज़्यादा समय नहीं लगाएगा। यहाँ पर कुछ दिन अगर आप लोग छोड़ दोगे इसे ऐसे ही, तो यहाँ पर ये 1 करोड़ भी आसानी से क्रॉस कर जाएगा, या फिर ये कम भी हो सकता है। कम और ज़्यादा होते होते मार्केट बढ़ती है, ऊपर नीचे होते होते बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ों को समझना है, इतनी छोटी सी वीडियो में आप लोग नहीं समझ जाओगे मार्केट को, ठीक है। यहाँ पर 5 साल मैंने टाइम दिया, फिर भी मैं ये क्लियरली बोल रहा हूँ कि मेरी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। 5 साल का एक्सपीरियंस मार्केट में एक्सपीरियंस नहीं होता है। बिना 10 साल 15 साल के भी आप लोग पूरा एक्सपर्ट नहीं हो सकते हो, हल्का फुल्का नॉलेज आपको होगी, ठीक है। तो ऐसे ही सोचने की ज़रूरत नहीं है कि लोग साल भर 2 साल बाद मार्केट में रह लिए तो बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपर्ट बन गए, ठीक है। देखो यहाँ पर 12% ज़रूरी नहीं है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही कम हम लोग इंटरेस्ट लेकर चल रहे हैं, रिटर्न लेकर चल रहे हैं, सॉरी। यहाँ पर अब 12.5 कर दिए। अब 12.5% अगर हम लोग करते हैं तो देखो यहाँ पर जो अमाउंट है वो 1,06,95,000 हो गया, मतलब 1 करोड़ क्रॉस कर गया सिर्फ 0.5% अगर हमने रिटर्न बढ़ाया तो। अगर हम लोग 12% का भी रिटर्न रहने देते, लेकिन 20 साल की जगह हम लोग 20 साल 1 महीना भी कर देते या फिर 20 साल 6 महीना भी कर देते, तो भी 1 करोड़ आराम से क्रॉस कर सकता था, ठीक है। तो ये रियलिटी है। अब देखो और भी चीज़ें मैं आप लोगों को समझाता हूँ और भी डीपली समझाऊंगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप लोगों को इतना सब चीज़ देखकर इन्वेस्ट कर देना। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ों को खुद से भी रिसर्च करनी होगी, तभी आप लोग कहीं पे इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। मैं यहाँ पर कोई भी एडवाइस नहीं दे रहा हूँ इन्वेस्टिंग के लिए, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करनी है। अब देखो यहाँ पर रिटर्न का रेट हम लोगों ने 12.5 किया है और यहाँ पर मंथली इन्वेस्टमेंट हमने 10,000 का किया। तो यार 20 साल तक आपने मंथली 10,000 का ही इन्वेस्टमेंट किया सिर्फ, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर आप लोगों ने 5 साल तक 10,000 का मंथली इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। एंड 5 साल के बाद आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की अमाउंट बढ़ा दिया है, यहाँ पर 10,000 से 15,000 अगर आपने कर दिया मंथली इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एंड उसके बाद फिर 5 साल बाद आप 15,000 से 20,000 का अमाउंट बढ़ा देते हो, तो वो भी तो कर सकते हो, लेकिन सिर्फ यहाँ पर हम लोगों ने 10,000 का ही लेकर चला है, ठीक है। तो यहाँ पर 10,000 का मिनिमम लेकर चलें, इसीलिए अगर आप चाहो तो 5,000 का भी मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, यहाँ पर और भी कम कर सकते हो। यहाँ पर तो सिर्फ 500 का दिया हुआ है, लेकिन अगर आप लोग चाहो तो 100 रुपये का भी SIP कर सकते हो, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोग खुद भी कैलकुलेट करके देख सकते हो कि मेरे रिटर्न कितनी बन सकती है। आप लोग खुद से भी कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देख सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा इसे कैलकुलेट करके तुरंत से इन्वेस्टमेंट करने के लिए दौड़ नहीं जाना है। इन्वेस्टमेंट बहुत ही बड़ी चीज़ है, आपको इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, एकदम आई ओपनिंग की तरह ये वीडियो है, जिसमें आपको सारी चीज़ें समझनी है, रिस्क रिवॉर्ड समझनी है एंड फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में समझनी है, ठीक है।
तो अगर आप लोग यहाँ पर मंथली एसआईपी जितनी ज़्यादा अमाउंट की करते हो उतनी ज़्यादा यहाँ पर आपको रिटर्न मिल सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और कि जितनी आप अर्ली एज में यहाँ पर इन्वेस्टिंग शुरू करते हो उतनी ज़्यादा यहाँ पर आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। एंड अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि देखो गाइज, यहाँ पर आप लोग शायद ये भी सोच सकते हो कि भाई यहाँ पर अगर हम लोग मतलब 10,000 यहाँ पर हम लोगों ने सेट कर रखा था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग 10,000 का मंथली एसआईपी करते हैं और हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट हुआ था वो हुआ था 24 लाख, ठीक है। अब 24 लाख के ऊपर अगर हम लोग यहाँ पर 12.5% देखें तो यहाँ पर बहुत ही कम होता है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पर ये 1 करोड़ प्लस क्रॉस कर गया, ठीक है। तो वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर जो एसआईपी का जो अमाउंट है ये हमने 12,000 किया हुआ है, ठीक है। तो कम बेसी करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए यहाँ पर एग्जैक्ट 10,000 नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अभी जैसे 12,000 का मंथली एसआईपी यहाँ पर हमने किया हुआ है एंड यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो 28 लैक्स है, ठीक है, एंड 80,000। तो यहाँ पर टोटल जो हमारा वैल्यू है वो यहाँ पर हो गया है 1,28,34,34,34, ठीक है। अब देखो ऐसा क्यों है कि यहाँ पर सिर्फ 12.5% पर एनम बढ़ता है, एवरेज ये मैं बता रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि पर एनम 12.5% ही बढ़ेगा। अगले साल हो सके तो 15%, 20%, 40% में बढ़ सकता है, या फिर 12% की जगह पर ओनली 5% का भी आपको पर एनम मिल सकता है, या फिर 0%, ठीक है, या फिर माइनस में भी जा सकता है आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट, ठीक है। ये मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कंपाउंडिंग का बेनिफिट हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर इसके ऊपर एक स्टोरी है कंपाउंडिंग के ऊपर, लेकिन वो अभी डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। कंपाउंडिंग के बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे, तब जाकर उस स्टोरी का डिटेल्स आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो कंपाउंडिंग में होता क्या है कि अगर आपने यहाँ पर जैसे 10,000 इन्वेस्ट किया है, चलो मैं आपको बताता हूँ। जैसे 10,000 अगर आपने इन्वेस्ट किया है 10 के, और ये अगर 1 ईयर में यहाँ पर, सॉरी चलो यहाँ पर 1 महीने की ही बात करते हैं, एग्जांपल लेकर चलते हैं। तो 1 महीने में अगर आपकी जो अमाउंट है वो मतलब बढ़ जाती है थोड़ी सी, यहाँ पर चलो 10% लेकर चलते हैं, ठीक है। तो 10,000 का 10% कितना हुआ? 1,000 हुआ, ठीक है। तो 1,000 यहाँ पर बढ़ जाता है, तो अब आपकी अमाउंट हो जाती है 11 के, ठीक है, 11,000। अब 11,000 पर अगर फिर से 10% बढ़ जाती है, तो यहाँ पर 11,000 का 10% आपको बढ़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर फिर से 10,000 का ही 10% आपको मिलेगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर बढ़कर अगर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर 20,000 हो जाती है, और 20,000 से फिर यहाँ पर अगर आपको 5%, 10% मिलती है, तो 20,000 का 10% फिर आपको यहाँ पर रिटर्न बनेगा, ठीक है। और उसी प्रकार से घटेगा भी तो भी यहाँ पर 10% अगर मार्केट गिरी तो 20,000 का 10% गिर जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हो तो कंपाउंडिंग के ऊपर मैं डिटेल्स में समझाऊंगा अच्छी तरह से, ताकि आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आए। अभी वीडियो चूँकि बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो चुकी है, इसलिए और भी ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहता हूँ, मैं इतने में ही आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये रही कंपाउंडिंग की ताकत, ठीक है। अब यार यहाँ पर आप लोगों को इन्वेस्टिंग करने से पहले सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लेनी है एंड उसके बाद ही इन्वेस्टिंग करनी है, ठीक है। मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, सिर्फ रिवॉर्ड देखकर यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। तो देखो गाइस, जब भी आपको इन्वेस्टिंग करनी है तो आपको सोच समझकर इन्वेस्टिंग करनी है। पिछले रिटर्न्स को देखकर आप ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आने वाले समय में भी वो आपके लिए प्रॉफिटेबल ही रहेगा, ठीक है। तो ये मार्केट में सब कुछ चलता रहता है, घटत बढ़त सब कुछ चलते रहती है, कभी महंगा कभी सस्ता होते रहता है, ठीक है। एंड ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप लोग सिर्फ स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करो। आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, एफडी भी कर सकते हो, और भी गोल्ड हैं, फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। तो आप कोई भी ऑप्शन पे जा सकते हो। यहाँ पर मैंने स्टॉक मार्केट का एग्जांपल लेकर इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर हमें कंपाउंडिंग का बहुत ही ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है, इसलिए मैंने बताया, ठीक है। और मुझे भी स्टॉक मार्केट थोड़ी सी ठीक लगने लगी है, थोड़ा बहुत यहाँ पर समझ में आने लगा, इतना ज़्यादा टाइम दिया हूँ इसलिए। अब यार आपने शुरू स्टार्ट ही किया स्टॉक मार्केट में, अभी अभी एंटर ही किए हो, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मैं स्टॉक मार्केट के बारे में सारी चीज़ों को समझ गया हूँ, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन पर्पस यही था कि आज मैं आप सभी को वेल्थ क्रिएशन, इन्वेस्टिंग के बारे में आपको समझा पाऊँ, फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में आप लोगों को समझा पाऊँ, साथ ही साथ एसेट एंड लायबिलिटी के बारे में समझा पाऊँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को अभी मैंने कवर किया है, ठीक है। साथ ही साथ
अर्ली एज में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो उसका क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा टाइम के बाद इन्वेस्टिंग करोगे तो आपको वो कंपाउंडिंग का बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। ये हम लोग कंपाउंडिंग पे बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियोज़ में। और बाकी कल की वीडियो में हम लोग जो भी इन्वेस्टिंग के ऑप्शंस हैं उनके बारे में थोड़ा-थोड़ा सा शॉर्ट में समझेंगे, सारे ऑप्शंस के बारे में जो मैंने अभी आपको कुछ 8-9 ऑप्शंस अभी बताए थे इन्वेस्टिंग के, ठीक है। तो उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी समझने में दिक्कतें हुई हैं तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। एंड और भी कुछ चीज़ों को समझनी है, वीडियो में कुछ सुधार करनी है तो वो आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है, ताकि मैं आगे से ध्यान रखूँ। वीडियो की लेंथ से रिलेटेड अगर आप लोग कमेंट करना चाहो तो कर सकते हो। हालाँकि मैं समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ, इसलिए यार वीडियो लॉन्ग हो जाती है, ठीक है। अगेन आपको मैं बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद था लोगों को फाइनेंशियली एजुकेट करना, लोगों को फाइनेंस के बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में चीज़ों को समझाना, एजुकेशन देना, इन्फॉर्मेशन देना, ना कि यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन दिया जा रहा है, ना ही कोई यहाँ पर एडवाइजरी दिया जा रहा है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ पर इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर लेनी चाहिए, साथ ही साथ आपको अपनी खुद की रिसर्च भी कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। सो उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल साबित हुई होगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।